नमस्कार मित्रों, मैं अरुण शर्मा आपके साथ फिर एक बार जुड़ रहा हूं जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज के साथ। और लगातार हमारा ये प्रश्नों का जो सीरीज है वो लगातार चलती जा रही है। आज जो क्लास हमारी है उसमें हम फिर आपके साथ पॉलिटी के प्रश्नों के साथ जुड़ रहे हैं। और जो आज हमारा टॉपिक है वो है राष्ट्रपति। तो देखिए, पहला प्रश्न हमारा क्या है। संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, संविधान के किस अनुच्छेद में से संबंधित है। प्रश्न कह रहा है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। ऑप्शन अनुच्छेद 51, ऑप्शन बी अनुच्छेद 52, ऑप्शन सी अनुच्छेद 53, ऑप्शन डी अनुच्छेद 54। तो इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए, जो राष्ट्रपति है वो आपको कहां मिलेंगे, संविधान में किस भाग में मिलेंगे। भाग 5। भाग 5 क्या है, संघ, यूनियन। और इसमें 3 चीजें हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो आपको भाग 5 में मिलेंगे राष्ट्रपति। और आर्टिकल कौन सा होगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या है, ध्यान से समझिए। आर्टिकल 53, अनुच्छेद 53 यह कहता है कि कार्यपालिका की समस्त शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। और वह इनका प्रयोग स्वतः या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। तो आर्टिकल 53 यह कहता है कि संघ की कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, वह इसका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। तो इसका सही आंसर क्या है, सी, आर्टिकल 53। अब अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का या सशस्त्र सेनाओं का या सशस्त्र बल का प्रमुख प्रधान सेनापति होता है, यह संविधान के किस आर्टिकल में है। अगर प्रश्न आपसे ये आए, आपको पता होगा कि राष्ट्रपति सशस्त्र सेनाएं जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, सिर्फ 3 आर्म्ड फोर्सेस हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन तीनों का प्रधान सेनापति होता है। यह संविधान के किस आर्टिकल में होगा, तो वो आर्टिकल आपको मिलेगा 53 क्लॉज 2। उसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति होगा। तो इसका आंसर क्या है, 53। अब यहां बाकी देख लीजिए। आर्टिकल 51, आर्टिकल 51 में है अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। आर्टिकल 51। 51 में है अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। 52 कहता है कि राष्ट्रपति का एक पद होगा, मतलब भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा। ये आप इसको स्वेच्छा से नहीं, ये होना ही है, ठीक है। तो इसका मतलब है 52 का कि राष्ट्रपति का पद होगा। अब देखिए, यहां पर है एक आर्टिकल 54,
आर्टिकल 54 है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इतना हो गया आपका। तो इसका सही आंसर बच्चों क्या है? 53। देखिए, दो चीजें हैं। पहली बात समझिए कि राष्ट्रपति जो है वो क्या है? निर्वाचित है भारत का। तो भारत कैसा होगा? गणतंत्र होगा। निर्वाचित है तो भारत कैसा होगा? गणतंत्र होगा। तो यहां पर जो निर्वाचन है इसमें दो आर्टिकल है। एक आर्टिकल है 54 और एक है 55। इसमें बताया गया है राष्ट्रपति का निर्वाचन, इसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन है और इसमें क्या है? निर्वाचन की पद्धति या रीति। पद्धति या रीति ये कहां से लिया गया है? ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से। तो यहां पे देखिए निर्वाचन में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करेगा? एक निर्वाचक मंडल होगा, वो करेगा भाई राष्ट्रपति का निर्वाचन। ये 54 में कहा गया है। इसमें कहा गया है राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा एकल संक्रमणीय रीत द्वारा होगा। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन की पद्धति है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगी। बात समझ में आया? तो 54 आपको समझ में आया? आगे देखिए अगला क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर क्या है? अनुच्छेद 53। आगे देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति रखता है? राष्ट्रपति की शक्ति है, एक शक्ति है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? देखिए अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 114। ठीक है, तो देखिए पहले आप समझिए एक चीज, यहां पे अध्यादेश है क्या? संसद जब भी कोई बिल बनाती है तो कानून कैसे बनता है इस प्रक्रिया को समझिए। देखिए ये विधेयक है, बहुत ध्यान समझिए, ये विधेयक है। ठीक, ये विधेयक जिस भी सदन में आता है उसे सदन फर्स्ट कहते हैं, यानी पहला सदन। फिर एक सदन होता है सदन 2, ये लोकसभा भी हो सकता है और राज्यसभा भी हो सकता है, या लोकसभा भी हो सकता है और राज्यसभा भी हो सकते हैं। मतलब पहला वो सदन होगा जिस सदन में बिल आएगा, जिस सदन में बिल जनरेट होगा, जिस सदन में बिल की उत्पत्ति होगी उसे हम पहला सदन मानेंगे। और दूसरा सदन वो होगा जिस सदन में बिल जाएगा पास होने के बाद। अब देखिए विधेयक है, बिल है, पहला सदन क्या करेगा? इसे पास कर देगा या पारित कर देगा। कहां पहुंच जाएगा? दूसरे सदन में। दूसरा सदन इसे पास कर देगा या पारित कर देगा तो कहां पहुंचेगा? राष्ट्रपति के पास पहुंचेगा।
और राष्ट्रपति जब इस पर अपनी अनुमति दे देगा, अनुमति दे देगा, तब क्या ये बन जाएगा, कानून का रूप ले लेगा। यही तो प्रक्रिया है, कानून बनाने की यही तो प्रक्रिया है। देखो कानून कैसे बनता है, यही तो बनता है इसी तरीके से, समझिए। विधेयक पहले सदन 1 में आएगा, फिर सदन 2 में जाएगा पास होने के बाद, फिर राष्ट्रपति के पास आएगा और राष्ट्रपति जो अपनी अनुमति दे देगा तो वो कानून बन जाएगा। यानी हम मोटे तौर पे कह सकते हैं कि किसी भी विधेयक का कानून बनने के लिए दोनों सदनों से होकर राष्ट्रपति के पास जाना जरूरी है या आवश्यक है। आप दोनों सदनों का प्रयोग करेंगे, यानी विधेयक जब भी कानून का रूप लेगा तब वह दोनों सदनों में जाएगा, जरूर जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। यहां देखिए लिखा भी है सदन 1 सदन 2 उसके बाद राष्ट्रपति, ये प्रक्रिया है। अब मान लो कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि पहला सदन नहीं चल रहा है, सत्र में नहीं है या इसकी बैठक नहीं हो रही है पहले सत्र, ठीक, दूसरा सदन सत्र में है, पहला सदन नहीं चल रहा है, दूसरा सदन सत्र में है, तो क्या कोई विधेयक कानून बनेगा? बोलो, क्या कोई विधेयक कानून बनेगा? नहीं बन सकता, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया कि किसी विधेयक को कानून बनने के लिए दोनों सदनों से पास होकर जाना जरूरी है। अब मान लो कि पहला सदन चल रहा है, दूसरा सदन नहीं चल रहा है, या दोनों सदन सत्र में नहीं है, या दोनों सदन सत्र में नहीं है, और देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि तत्काल किसी विषय पर कानून बनाना आवश्यक है, तत्काल किसी विषय पर कानून बनाना बहुत आवश्यक है। तब संविधान में इसकी एक व्यवस्था की गई है। क्या व्यवस्था की है कि जो राष्ट्रपति है, संविधान में क्या व्यवस्था की है कि राष्ट्रपति इस प्रक्रिया के इतर, इस प्रक्रिया यानी सदन 1 और सदन 2 को हटाकर क्या करते हैं, आर्टिकल 123 के अंतर्गत क्या करेंगे, अध्यादेश जारी करेंगे और किसी विषय को सीधे कानून बना देंगे। बात समझ में आई? यानी जो विधेयक पहले सदन 1 सदन 2 और राष्ट्रपति की अनुमति के बाद कानून बन रहा था, अब वो विधेयक सीधे राष्ट्रपति के पास जा रहा है और राष्ट्रपति अनुमति देके उसे कानून बना देता है। यहां पे अनुमति नहीं है, अध्यादेश, अध्यादेश के द्वारा इसे सीधे कानून बना देता है। बात समझ में आ रही है? लेकिन यहां पे एक चीज और है कि यह तब तक लागू रहेगा जब तक संसद नहीं बैठती है। मतलब सदनों के सम्मुख इसे रखना होता है, और अगर सदन इस पर सहमति दे देते हैं तो अध्यादेश क्या बन जाता है, स्थायी कानून, और अगर सहमति नहीं देते हैं तो अध्यादेश क्या बन जाएगा, समाप्त हो जाएगा भाई। और अगर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, अगर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, कब तक, 6 सप्ताह तक, तो क्या हो जाता है, अपने आप ही समाप्त हो जाता है। बात समझ में आई? अगला पॉइंट देख लीजिए, इसमें एक पॉइंट और है, क्या है, अध्यादेश
संसद की कानून की भांति भांति लागू होता है। ठीक, इतनी बात समझ में आई? तो बात समझ में आई कि अध्यादेश कब जारी किया जाता है? अध्यादेश जारी किया जाता है इन 3 कंडीशन में। जब सदन पहला सत्र में ना हो या बैठक में ना हो या दोनों सदन बैठक में ना हो, तब राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के अंतर्गत क्या जारी करता है? अध्यादेश जारी करता है। तो इसका सही बेटा आंसर क्या होगा? आर्टिकल 123। 1 2 3। बात समझ में आई? अब यहां पे देखिए, 143 क्या है? सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति क्या करता है? सलाह लेता है, सलाह लेता है, परामर्श लेता है। कौन लेता है? राष्ट्रपति, इस पावर के अंतर्गत। और यह सलाह या परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। 112 में क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण, या जिसे आप कहा जाता है बजट। ठीक। 114 में क्या है? विनियोग विधेयक। बात समझ में आ रही है? तो इसका सही आंसर क्या है? 123 है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लेना चाहें इसका तो स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। ये अध्यादेश की पूरी प्रक्रिया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो पहले हम ये जान ले कौन सम्मिलित है, तो नहीं तो अपने आप पता चल जाएगा। तो आर्टिकल 54 की हम पहले चर्चा कर चुके हैं। कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होगा उसमें कौन कौन सम्मिलित होगा। देखिए, सबसे पहले बात समझिए कि भारत एक गणतंत्र है और लोकतंत्र है। समझिएगा इसको। भारत लोकतंत्र है और क्या है? गणतंत्र है। यहां पे क्या है? जनता सर्वोपरि है। और यहां पे क्या है? राष्ट्रपति निर्वाचित है। राष्ट्रपति निर्वाचित है। तो निर्वाचन कौन करेगा? जनता को ही निर्वाचन करना है राष्ट्रपति का। लेकिन हमारे यहां जो आर्टिकल 55 है वो कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो कैसे अप्रत्यक्ष राष्ट्रपति का निर्वाचन? देखिए कैसे होता है कि यहां तो है जनता, वो क्या करती है? प्रत्यक्ष रूप से किसका निर्वाचन करेगी? प्रतिनिधियों का। अपना प्रतिनिधि चुनेगी। ठीक। और ये प्रतिनिधि क्या करेंगे? राष्ट्रपति का निर्वाचन करेंगे। बात समझ में आई? राष्ट्रपति का निर्वाचन करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति को अप्रत्यक्ष रूप से किसने चुना? जनता ने ही तो चुना। जनता ने ही तो चुना कि नहीं चुना? लेकिन राष्ट्रपति को अप्रत्यक्ष रूप से चुनना है, और अप्रत्यक्ष रूप से चुनने के लिए क्या तरीका बताया है कि जनता पहले अपने प्रतिनिधि चुनेगी
और वो प्रतिनिधि चुनेंगे किसको? राष्ट्रपति को चुनेंगे। तो जनता कौन कौन से प्रतिनिधियों को चुनती है, देखिए ध्यान से। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के सदस्य को चुनती है। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और 2 संघ शासित राज्य। राज्य कौन कौन से? एक तो दिल्ली और दूसरा पुदुचेरी विधानसभा के कौन से? निर्वाचित। बात समझ में आई? ये 4 लोग हैं। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य और संघ शासित 2 राज्य दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य। इसको ऐड किया गया था बेटा 17वें संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक, इतनी बात समझ में आई कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य और संघ शासित निर्वाचित। देखिए अब यहां पे तो जनता सीधे सीधे प्रत्यक्ष चुन लेती है, यहां प्रत्यक्ष चुन लेती है और यहां प्रत्यक्ष रूप से वोटिंग करती है, लेकिन यहां जनता अप्रत्यक्ष रूप से चुनती है राज्यसभा के सदस्यों को। ये राज्य विधानमंडल के जो सदस्य, विधानसभा के सदस्य होते हैं वे चुनते हैं। तो जनता ने ही तो चुना ना, जनता ने ही चुना। तो जनता के ये प्रतिनिधि ये सारे मिलके क्या करेंगे? राष्ट्रपति का चुनाव करें, और इसे बोला जाता है निर्वाचक मंडल। बात समझ में आई? तो इसमें ऑप्शन में देखिए, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं, बिल्कुल होते हैं भाई। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य बिल्कुल होते हैं। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य बिल्कुल होते हैं। किसके नहीं होते हैं? विधान परिषद के, ना तो निर्वाचित ना तो मनोनीत। ठीक, बात समझ में आई? तो ये क्लियर हो गया। आगे देखिए, भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? ठीक, देखिए जो राष्ट्रपति का कार्यकाल है वो 5 वर्ष का है, निर्धारित है, लेकिन उससे पहले वो त्याग पत्र दे देगा। उससे पहले वो त्याग पत्र दे दे। किसे दे दे त्याग पत्र? उपराष्ट्रपति को। उसकी मृत्यु हो जाए या उसे महाभियोग द्वारा पद से हटा दे। ठीक, ये 3 प्रक्रिया है कि उसको कार्यकाल से पहले। तो महाभियोग क्या है? इसे कहां से लिया गया? इसे यूएसए के संविधान से लिया गया। और अनुच्छेद 61 में क्या है? महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 61 में। और यह तभी लागू होगी जब राष्ट्रपति संविधान क्या क्या करेगा? अतिक्रमण। जब राष्ट्रपति संविधान क्या क्या करेगा? अतिक्रमण करेगा, तभी ये प्रक्रिया लागू होगी। और ये प्रक्रिया कहां चलाई जाती है?
यह प्रक्रिया संसद में चलाई जाती है। और इसमें कौन सम्मिलित होता है? इसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य सम्मिलित होते हैं। राज्य के विधानसभाओं से इसका कोई मतलब नहीं होता है। तो ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 61। इसका सही आंसर क्या होगा? आर्टिकल 61। 53 में आपको बता चुके हैं कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। आर्टिकल 13 ये मूल अधिकार का है। ये कहता है कि वे विधियां जो मूल अधिकारों का अल्पीकरण करती हैं वो स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। और आर्टिकल 74 ये कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और राष्ट्रपति उसकी सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। ये क्लियर हो गया? तो इसका सही आंसर क्या है? आर्टिकल 61। आगे देखिए, संसद की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? जो गलत लिख गया, बुलाता है गलत लिख गया, कौन बुलाता है? मतलब संसद की जो संयुक्त बैठक है उसे कौन बुलाने की पावर रखता है? देखिए, संसद की संयुक्त बैठक है क्या? कल हमने आपको एक बात बताई थी कि जो विधेयक है, अभी बताया कल, अभी बताया था अगले क्वेश्चन में, विधेयक सदन 1 में जाएगा, फिर वहां से पास होके सदन 2 में जाएगा, और फिर वहां से कहां जाएगा? राष्ट्रपति के पास जाएगा। ठीक, अब देखो यहां से पास होके विधेयक कहां जा रहा है? एक मिनट, इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं तो समझाने में आराम है। देखो, विधेयक है, ये कहा गया? सदन फर्स्ट, फिर ये सदन सेकंड, फिर ये राष्ट्रपति के पास जाना चाहिए था। अब देखो विधेयक में क्या चल रहा है यहां पे? इन्होंने विधेयक भेजा इनके पास, ठीक, पास करके इन्होंने क्या किया? विधेयक को वापस लौटा दिया, वापस किया, कहा संशोधन करो। इन्होंने कहा हम कोई संशोधन नहीं करेंगे, इन्होंने फिर इनके पास भेज दिया बिना संशोधन के। तो क्या हुआ? विधेयक पर गतिरोध की स्थिति आ गई। यानी विधेयक पर क्या है? गतिरोध है, या सदन सहमत नहीं है। सहमत नहीं है, तब राष्ट्रपति क्या करता है? अनुच्छेद 108 के अंतर्गत क्या बुलाएगा? संयुक्त बैठक बुलाएगा। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? बैठक की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष, अगर ये अनुपस्थित हैं तो उपाध्यक्ष, और अगर ये भी नहीं अनुपस्थित है तो उपराष्ट्रपति, वो सॉरी ये राज्यसभा का उपसभापति, और अगर वो भी नहीं है तो संयुक्त बैठक में से किसी सदस्य को एक नॉमिनेट कर दिया जाता है कि वो उसकी अध्यक्षता करे। तो आर्टिकल 108 में कौन बुलाता है? तो इसका सही आंसर बेटा क्या होगा? सही आंसर होगा राष्ट्रपति। समझ में आया क्यों बुलाई जाती है? जब किसी विधेयक पर गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आगे देखिए, राष्ट्रपति की क्षमा की शक्ति कौन सी शक्ति है? देखिए, राष्ट्रपति के पास जो शक्तियां हैं वो 4 प्रकार की हैं, आगे भी हैं, लेकिन मुख्यतः एक तो विधायी शक्ति है, एक कार्यपालिका शक्ति है, और न्यायिक शक्ति है, और आपातकालीन शक्ति भी उसके पास है।
तो राष्ट्रपति के पास विधायी शक्ति में क्या है, ये विधायिका से संबंधित है। इसमें विधेयक पर अनुमति देना, अध्यादेश जारी करना आदि सम्मिलित है। अध्यादेश आदि। इसमें कार्यपालिका में क्या, इसमें नियुक्त करता है, राष्ट्रपति के नाम पे सारी शक्तियां होंगी। प्रधानमंत्री की नियुक्ति ले, उसकी महान्यायवादी की, महानियंत्रक परीक्षक की, इन सबकी नियुक्ति करता है। तो ये सब कार्यपालिका की शक्ति हैं। फिर न्यायिक शक्ति में क्या है, न्यायिक शक्ति में ये क्या है, ये क्षमा करता है। आर्टिकल 72 कहता है कि राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह, राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह संघ की जो विधियां हैं उनके द्वारा दंडित किसी व्यक्ति को उसके दंड को क्षमा कर सकता है। तो ये किसमें है, किस प्रकार की शक्ति है, न्यायिक शक्ति है। और किसमें है, आर्टिकल 72 में है। बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति सर्वसम्मति से निर्वाचित हुआ, वह निर्वाचित लिख गया, निर्वाचित होना चाहिए था, सर्वसम्मति से या निर्विरोध, मतलब सबने उसकी सहमति दे दी थी। अब हर जगह आप देखो निर्विरोध चुना गया, लेकिन एक शब्द परिवर्तित हो गया सर्वसम्मति से। दोनों का मतलब एक ही है, चाहे निर्विरोध आया चाहे सर्वसम्मति है, दोनों का मतलब एक ही है। तो कौन थे, उनका नाम था नीलम संजीव रेड्डी। इसका आंसर ये होगा। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले थे, राधा कृष्णन बहुत बड़े दार्शनिक थे, और जाकिर हुसैन, इन्होंने बहुत कम कार्यकाल अपना पूरा किया, सबसे कम कार्यकाल इन्हीं का रहा था। और नीलम संजीव रेड्डी को आप जानते हैं कि ये निर्विरोध चुने गए थे। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है, किसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति भाई? महान्यायवादी, महानियंत्रक परीक्षक, राज्यपाल या सभी? राष्ट्रपति इन सभी की नियुक्ति करता है। आर्टिकल 76, आर्टिकल 148, आर्टिकल 155। तो इसका आंसर क्या होगा, सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये बात समझ में आई, इन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो आज के लिए इतना ही। राष्ट्रपति के लगभग सभी बिंदुओं को यहाँ पे कंप्लीट करा दिया गया जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जुड़े रहिए एग्जाम कोच के साथ, और आगे की क्लासों में आपको ऐसे ही नए नए टॉपिक के साथ आपको प्रश्नों के माध्यम से टॉपिक कवर कराए जाएंगे। मिलते हैं, धन्यवाद।